अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग लास्ट के सेशंस में हम लोगों ने ऑर्डर एंड रैंकिंग को पढ़ा था, ठीक है। और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे की चीजों को भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर एंड रैंकिंग के अंदर हम लोग एक्सरसाइज का पार्ट्स कर रहे थे और एक्सरसाइज के अंदर 1 और 2 पार्ट्स को हमने कर लिया था। अब हम लोग थर्ड पार्ट को करने जा रहे हैं, ठीक है। तो भाग 3 है ये इसका, ठीक है। बहुत ही बढ़िया तरीके से सभी लोगों को देखना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चंस पर सबसे बड़ी बात है, आप ये मत देखिए कि भाई इतना टाइमर चल रहा है, इतनी देर में हमें क्वेश्चन करना ही करना है। आप सिर्फ अभी फोकस ये करिए, क्योंकि आप इनिशियल स्टेज पर हैं, आप सिर्फ इस चीज पर फोकस करें कि उस क्वेश्चन को हम एनालाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उस क्वेश्चन को हम समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन को समझिए, एनालाइज करिए और उसके बाद में उसके सॉल्यूशन पर फिर ये देखिए कि आखिरकार इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए किस किस पॉइंट्स की हमें नीड हो रही है, कैसे कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तब देन आफ्टर उसका डायग्राम बना करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन को समझना और उसको एनालाइज करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हमने इंडेक्स के अंदर अगर मैं बात कर लूं तो हमने ये सारे टाइप्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रकार एक जो है वो स्थिति पर आधारित प्रश्न थे, फिर दूसरा प्रकार दो मध्य पर आधारित प्रश्न थे, इंटरचेंज पर आधारित प्रश्न थे, ठीक है। इसके बाद अनुपात पर आधारित प्रश्न, अधिकतम और न्यूनतम पर आधारित प्रश्न और तुलना पर आधारित प्रश्न, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग पहले प्रीवियस में हमने करे हैं। और अब भी जो आज भी आपके सामने जो एक्सरसाइज ओपन है, उस एक्सरसाइज के अंदर इन सभी से ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और इसके बाद हम लोग इसके सारांश पर बात करेंगे, ठीक है। आइए, डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियां हटा देंगे। धन्यवाद। तो ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर पहला आप सभी की स्क्रीन के ऊपर है। आइए पहले क्वेश्चन को एक बार समझते हैं, इसकी क्लोज स्टडी करते हैं। देखिए, इस एक ही क्वेश्चन के ऊपर 2-3 क्वेश्चन पूछे गए होंगे हमारे से, उन सभी पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जरा क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, आइए देखें। 7 लोग ABCDEFG एक इमारत में रहते हैं, ठीक है। तो 7 लोग हैं ABCDEFG और एक इमारत के अंदर रहते हैं जिसमें 7 मंजिलें हैं, ठीक है। 7 मंजिलें जो होंगी वो नीचे से लेकर के, देखिए आपको फ्लोर्स का, बिल्डिंग का आइडिया होगा कि बिल्डिंग के अंदर सबसे पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, मतलब ग्राउंड से स्टार्टिंग करते हुए ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक है। केवल एक व्यक्ति एक मंजिल पर रहता है, ये उसने कंडीशन बता दी। भूतल को 1 नंबर दिया गया है और उसके ऊपर की मंजिल को 2 नंबर और इसी तरह से ऊपर की मंजिलों को 7 नंबर तक दिया गया है। जी भूतल पर रहता है। अब यहां से क्वेश्चन को करने की शुरुआत होगी, इस जगह से। जी भूतल पर रहता है, ई एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, बी ई के मंजिल के ठीक नीचे की मंजिल पर रहता है, ई की मंजिल और ए की मंजिल के बीच 2 मंजिलें हैं, सी डी की मंजिल के ठीक ऊपर की मंजिल पर रहता है, डी किसी भी मंजिल पर रहता है जो ई की मंजिल से नीचे है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जी की मंजिल और डी की मंजिल के बीच कितने मंजिलें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, सही डायग्राम। और सही डायग्राम ड्रॉ करते हुए जो भी आपको यहाँ पर कंडीशन दी गई है, उस कंडीशंस के आधार पे, जो भी यहाँ पर नीचे आपको कंडीशन दी गई है, वो सारी कंडीशन उस डायग्राम के ऊपर फॉलो होनी चाहिए। अगर वो सारी कंडीशन उस डायग्राम के ऊपर फॉलो हो रही है, इसका मतलब वो डायग्राम एकदम आपका सही बना हुआ है, ठीक है। आइए बात करते हैं जरा इसके। सबसे पहले मैं आपको इसको 10 सेकंड देता हूं इस क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए। देखिए जरा एक बार। चलिए, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का कि क्या होना चाहिए। देखिए, अवधारणा 5.1.6 का डी का यूज करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। बोला गया था 7 लोग थे ABCDEFG, ठीक है, एक इमारत पर रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या करा, यहां पर ये सारी की सारी मंजिलें बना ली। देखिए, 1 नंबर ग्राउंड फ्लोर है, फिर 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे उल्टा नंबर चलता है, ठीक।
भूतल को नंबर 1 दिया गया है, उसके ऊपर की मंजिल को 2, इसी तरह आगे दिया गया है जी भूतल। अब देखिए यहां से शुरुआत होगी, पॉइंट को बिठाने की जो शुरुआत होगी वो यहां से लेकर के यहां तक की है। सबसे पहले बोला गया जी भूतल पर रहता है। अब जी जो हो गया वो भूतल पर रह गया, मतलब वो इस जगह पर है, ठीक है। फिर बोला गया ई एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। अब ई जो है वो एक विषम संख्या होती है। अब विषम संख्या तो यहां पर 3 भी है, विषम संख्या यहां पर 5 भी है, और विषम संख्या यहां पर 7 भी है। 3 विषम संख्या है, तो ऐसे आप सोचेंगे कि सर ऐसे हम कहां पर बिठा दें, तो यहीं पर ही इस पॉइंट को जो हम छोड़ रहे हैं पॉइंट, उसको हम जरा अंडरलाइन कर लेते हैं कि ई एक विषम संख्या वाली संख्या पर रहता है। इसको हमने यहां पर बना लिया कि ई इन तीनों में से किसी एक पर आना चाहिए, मतलब या तो यहां, या फिर ई यहां आना चाहिए, और या फिर ई यहां आना चाहिए, ठीक है। अब इसी में ही जरा अगले पॉइंट को पढ़ते हैं। बी ई की मंजिल के ठीक नीचे की मंजिल पर रहता है। ई जहां पर भी रहेगा उससे जस्ट नीचे ये होगा। अच्छा, एक ये देखिए, डी किसी भी मंजिल पर रहता है जो ई की मंजिल से नीचे है, ठीक है। तो ई भी नीचे ही होगा, और जो इसके लिए बोला गया कि बी ई की मंजिल के ठीक नीचे रहता है। इसके बाद बोला गया ई की मंजिल और ए की मंजिल के बीच 2 मंजिलें हैं। भाई ई और ए के बीच में 2 हम लोगों को डिफरेंस भी रखने हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में 2 डिफरेंस भी होने चाहिए। सी डी की मंजिल के ठीक ऊपर की मंजिल पर रहता है। सी और डी जहां पर भी आएंगे वह जहां पर लगातार ही आएंगे। डी किसी भी मंजिल पर रहता है जो कि ई से नीचे होगी। तो देखिए ई का जिक्र काफी बार किया गया है, आप अगर ध्यान से देखें तो। अब ई को अगर मैं यहां पर रख देता हूं, एक बात समझिए, ई को मान लीजिए अगर मैंने थर्ड वाली प्लेस पर रख दिया, तो सी डी की मंजिल के ठीक ऊपर रहता है, और डी किसी भी मंजिल पर रहता है जो ई से नीचे होनी चाहिए, ठीक है। अब एक यहां पर समझने वाली बात ये होगी कि हमको एक एक करके यहां पर पिक करना पड़ेगा कि कहीं पर हम रख करके देखते हैं और इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो हमने क्या किया, ई को मान लीजिए 7th फ्लोर पर ही मान लिया, सबसे ऊपर मान करके किया, ऊपर से नीचे की तरफ चले, तो ई हो गया यहां पर। फिर बी ई की मंजिल के ठीक नीचे वाली पर रहता है, तो इसके जस्ट नीचे ये हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहां पर बैठ गया। फिर उसके बाद बोला गया ई की मंजिल और ए की मंजिल के बीच 2 डिफरेंस है, तो देखिए ई और ए के बीच में 2 डिफरेंस हो जाएंगे, ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। ये ऑलरेडी पहले ही सॉल्व हो गया था, ठीक है। सी डी की मंजिल के ठीक ऊपर की मंजिल पर, मतलब सी और डी जहां पर भी आएंगे वहां पर लगातार ही आएंगे, तो सी और डी दोनों लगातार आए हैं, ठीक है। इसके बाद डी किसी भी मंजिल पर रहता है जो ई के मंजिल के नीचे होनी चाहिए, जो कि ई से नीचे होनी चाहिए। तो आपने देखा कि अगर आप ई पर 7 रखते हुए क्वेश्चन को कर रहे हैं तो ये बाकी की सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। तो बचा हुआ प्लेस जो रह जाएगा वो किसके लिए हो जाएगा, 5th फ्लोर पर कौन बैठ जाएगा, एफ बैठ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से हमने पूरा पूरा ये बना लिया है। अब आते हैं क्वेश्चंस पर कि हमसे ये सवाल क्या पूछना चाह रहा है। देखिए मेन चीज होती है ये डायग्राम बनना। अगर पजल के अंदर, सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर, ब्लड रिलेशन के अंदर अगर आपका डायग्राम बन जाता है तो फिर उस पर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये बड़े ही आराम से आप लोग आंसर दे पाएंगे। तो इसमें पूछा गया कि जी की मंजिल और डी की मंजिल के बीच कितने मंजिल हैं, मतलब जहां पर जी बना हुआ है ये रहा, और जहां पर डी बना हुआ है, इन दोनों के बीच में कितनी मंजिलें हैं ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको भली बात ही पता चल रहा है कि कितने, ये दोनों लगातार ही हैं, ठीक है। तो लगातार ही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से एक होनी चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में एक का भी डिफरेंस क्यों ही है, एक का डिफरेंस भी बल्कि नहीं लेंगे, क्योंकि एक भी डिफरेंस नहीं है, इमीडिएट है। तो इमीडिएट के लिए अगर कोई नहीं दिया जा रहा है तो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो कोई नहीं, मतलब अगर 2 में से 1 घटाया तो आपने क्या बचा, वैसे 1 बचा, तो आप देखेंगे कि 1 मंजिल का अंतर है, लेकिन नहीं, अगर कोई नहीं ऑप्शन में दिया गया तो आप कोई नहीं डालेंगे, क्योंकि इसके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सपोज दैट मान लीजिए एक होता 1st फ्लोर पर और एक होता 3rd फ्लोर पे, तब बीच में एक 2 बचता, तो फिर हम ये कह सकते थे कि भाई इसके बीच में एक जना है, या फिर एक बिल्डिंग है, या फिर एक मंजिल है, ठीक है। लेकिन जब दोनों लगातार आ रहे हैं तो इसके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, मतलब सेकंड ऑप्शन इसके लिए सही बैठेगा, और सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहां पर, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर है, ठीक। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्लियर होना बहुत जरूरी है, मैं बार बार एक ही बात पर जोर दे रहा हूं, उस बात को आपको समझना है। क्वेश्चन आने के बाद में उससे डायरेक्ट सॉल्व करने नहीं है, हमें पहले उस क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। जब उस क्वेश्चन से हम जुड़ जाते हैं, उसके भाव से जब हम लोग जुड़ जाते हैं कि क्वेश्चन आखिरकार ये हमसे करवाना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, तब उस क्वेश्चन को एनालाइज करिए, उसका डायग्राम बनाइए, तब सॉल्यूशन पर बात करिए, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, दोबारा से बताने की मुझे नहीं लगता जरूरत है, सेम क्वेश्चन है, बस लास्ट में क्वेश्चन को चेंज किया गया है। देखिए ये, निम्नलिखित में से कौन उस मंजिल पर रहता है जो ए की मंजिल और बी की मंजिल के ठीक बीच में, मतलब ए और बी के बीच में जो है उसके लिए पूछा जा रहा है। तो ए और बी के बीच में कौन है? तो ए और बी के बीच में कौन है? ये आपका एफ है, ठीक है। तो ए और बी के बीच में कौन होगा? एफ होगा। और एफ कौन से है? 5वीं मंजिल पर बैठा गया है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन उस मंजिल पर रहता है जो ए मंजिल और बी मंजिल के ठीक बीच में है, ठीक है। 5 नंबर रहता है, ठीक है। 5 नंबर या एफ कह सकते हैं आप। एफ इसके लिए बिल्कुल सही है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं करना था, सेम क्वेश्चन था, बस एक ही क्वेश्चन पर 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं बैक टू बैक, ठीक है। मे बी 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है? सेम वही चीज है, बस बोला गया है दिए गए जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही होगा, इन विकल्पों में से कौन सही होगा, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो जो आपके पास में डायग्राम आपका बना हुआ है, उस डायग्राम के आधार पर देख लीजिए कि इन पांचों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो आपको सही लग रहा है या कौन सा आपको सही दिख रहा है, ठीक है। तो देखें, इसके अंदर फोर्थ जो है वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। फोर्थ क्या है कि सी तीसरी मंजिल पर रहता है, बिल्कुल सही बात है। सी जो है वो कौन सी मंजिल पर रहता है? तीसरी मंजिल के ऊपर ये रहता है, ठीक है। तो सी तीसरी मंजिल पर रहता है, ये देखिए साफ यहां से निश्चित रूप से सही है, ठीक। तो इसका मतलब सी ऑप्शन ही इसके लिए बिल्कुल सही होगा, परफेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसके लिए सही है, सी तीसरी मंजिल पर रहता है, यही लाइन इसके अंदर सही बताई गई है, ठीक। तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन चेंज हो गया है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर आराम से हो गए होंगे, ठीक है। आइए जरा बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? PQRST में से प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। साफ बोला गया क्वेश्चन के अंदर, इन पांचों बच्चों ने, पांचों लोगों ने अलग अलग अंक प्राप्त करे। आर ने पी और टी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। आर ने पी और टी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। क्यू ने टी से कम अंक प्राप्त किए हैं। एस ने सबसे अधिक अंक प्राप्त नहीं किए हैं। इनमें से किसने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो पहले भी हम लोग कर चुके हैं, जो अंकों के ऊपर आधारित था, जो पर्टिकुलर नंबर बेस्ड कह सकते हैं, या फिर अंकों के अलावा हमारे ये इनकम के ऊपर आधारित था, आय के ऊपर। वही सेम उसी अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को करना है। पीटीआर डेटा अपर्याप्त और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 10 सेकंड है आपके पास, क्वेश्चन को एनालाइज करिए जरा, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ये लीजिए। चलिए आइए जरा देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। देखिए, अवधारणा 5.1.6 का सी का प्रयोग करते हुए आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। पहली चीज तो ये, ठीक है। जानकारी के अनुसार अंकों का सही क्रम क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, जो राइट सीक्वेंस, जो सही सीक्वेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आर ने पी और टी से अधिक अंक प्राप्त करे हैं, तो आर ने पी और टी दोनों से अधिक अंक प्राप्त करे हैं। तो आपको पता है कि जिसकी तरफ ज्यादा होता है उसकी तरफ मुंह खुला होता है, ठीक है। या यहां भी कह सकते हैं कि आर ने जो है वो पी और टी से अधिक अंक प्राप्त करे हैं, ये यहां से पता चल रहा है आपको। दूसरा बोला गया था कि क्यू ने टी से कम अंक प्राप्त किए हैं, क्यू ने टी से भी कम अंक प्राप्त करे, तो टी से कम कौन होना चाहिए? क्यू होना चाहिए। एस ने सबसे अधिक अंक प्राप्त नहीं करे हैं, तो एस ने जो है वो सबसे अधिक अंक प्राप्त नहीं किए हैं। ये आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई कि टॉप पे कैसे भी एस नहीं आ सकता है, टॉप पर एस नहीं आ सकता, ये कंफर्म है। बाकी कहीं पर भी आएगा लेकिन एस टॉप पर नहीं जा सकता है। अब बोला गया कि इनमें से किसने सबसे अधिक अंक प्राप्त करे हैं। अब सबसे ज्यादा किसने अंक प्राप्त करे हैं, इस समीकरण के हिसाब से पहली और दूसरी को अगर कंबाइंड किया जाए, मिलाया जाए, तो ये स्पष्ट रूप से ये पता चल रहा है कि आर ने सबसे अधिक अंक प्राप्त करे हैं। आर जो है वो इसके अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स गेन करने वाला व्यक्ति है, ठीक है।
तो यही इसके लिए सही जवाब है। आर ने सबसे ज्यादा नंबर प्राप्त करे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आर इसके लिए सही जवाब होगा, और जो कि आपके थर्ड ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आर इसके लिए अंदर बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है आर, एकदम सही जवाब, ठीक है। बात क्लियर है इसके अंदर? कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ये बिल्कुल एकदम आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। साफ कंडीशन बोली गई थी कि एस सबसे ऊपर नहीं होना चाहिए, एस कहीं पर भी होगा लेकिन सबसे ऊपर नहीं होगा। तो जब एस नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आर जो होगा उसको हम लोग टॉप मोस्ट मानेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आर ही इसके लिए सही जवाब है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर। उत्तर की पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़ी लड़कियों की पंक्ति में, उत्तर की पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़ी पंक्तियों में रूबी गुंजन के बाएं ओर 10वीं है, बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, जो दाएं छोर से 21वीं है, यह भी बता दिया गया है। यदि ज्योति जो बाएं छोर से 17वीं है, रूबी के दाएं ओर चौथी है, तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। क्वेश्चन आपको एनालाइज करना है पहले, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, एक बार एनालाइज करिए क्वेश्चन को, सोचिए कि क्या अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। चलिए आइए जरा इसकी बात करते हैं। आइए क्वेश्चन पर देखिए, अवधारणा 5.1.a का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। उत्तर की ओर मुख के करे हुए लड़कियों की एक पंक्ति में रूबी गुंजन के बाएं ओर 10वीं है। रूबी जो है वो गुंजन के बाईं ओर 10वीं है, ठीक है। अब ऐसे हम कहां पर बिठा दें अभी, तो अभी इस पॉइंट को हम लोग छोड़ते हैं कि रूबी गुंजन के बाईं ओर 10वीं है, जो दाहिने सिरे से 21वीं है। यहां से ये पूरी लाइन को कवर करते हुए तब हम क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन में क्या जोड़ा गया है, जो, और जो किसके लिए होता है, बाद वाले के। तो रूबी गुंजन के बाईं ओर 10वीं, और गुंजन जो है वो दाहिने ओर से 21वें स्थान पर। देखिए राइट से गुंजन जो होगी ना, ये 21th प्लेस पर होगी, 21वें नंबर पे, और रूबी जो है वो गुंजन के बाएं ओर 10वें स्थान पर है, मतलब इससे 10th प्लेस पर कौन है, रूबी बैठी हुई है। तो जब इसका 21 है तो रूबी का कितना हो जाएगा, 31। ये साफ यहां से पता चल रहा है, इन दोनों का सेम ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। 31 नंबर पे इधर से होगी, कहां से, राइट से। अब आगे बोला गया, यदि ज्योति जो बाएं सिरे से 17वीं है, बाएं सिरे से 17वीं है, रूबी के दाएं ओर चौथी है, रूबी के दाएं ओर चौथे स्थान पर कौन है, ज्योति है, ठीक है। और इधर से ज्योति की पोजीशन क्या है, इधर से पोजीशन है 17वीं। तो एक काम करते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है कि कुछ भी आप कर सकते हैं। देखिए किसी को भी आप इसमें मान के, या तो रूबी का दूसरी तरफ से पोजीशन निकाल लीजिए क्योंकि रूबी का आपको एक तरफ से दिया है, या ज्योति का पोजीशन दूसरे एंड से निकाल लीजिए क्योंकि ज्योति का एक तरफ से आपको पोजीशन दिया है, या फिर गुंजन का दूसरी तरफ से पोजीशन निकाल लीजिए क्योंकि गुंजन की आपको पोजीशन एक तरफ से दी है। इन तीनों के ही ऊपर एक चीज अप्लाई होती है, और वो सेम चीज क्या है कि इन तीनों ही लड़कियों की एक तरफ से, चाहे वो कोई भी तरफ हो, राइट या फिर लेफ्ट, किसी भी एक तरफ से आपको पोजीशन दी गई है, दूसरे छोर से उसकी स्थिति निकालनी है। तो एक तरफ से दी गई है, दूसरी तरफ से निकालनी है। लड़की इनमें से आप कोई सी भी पिक कर सकते हैं, रूबी, ज्योति, गुंजन, किसी को भी आप मान करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तीनों से ही आंसर निकल के आ जाएगा। सपोज दैट मैंने ज्योति को मान लिया, ठीक है भाई। इधर से देखा था मैंने, ज्योति जो थी कितनी थी, 17वीं थी। राइट से मुझे निकालनी है, अब राइट से रूबी कितनी थी, इसके राइट में कितने थे, 10वें स्थान पर। तो ये इससे कितने होगी, इन दोनों के बीच में 4 लोग थे, इसका मतलब ये राइट से ज्योति कितने होगी, जब ये 10वीं है तो इधर से ये छठी होगी, 6 और 4 10 होता है, ठीक है। तो
छठी ये इधर से होगी। अब 21 ये था और 6 लोग इसके बीच में हो गए, तो 21 और 6 कितना होता है? 27 होता है। 17 ये हो गई, तो ज्योति की दोनों तरफ से पता चल गई। एक तरफ से हो गई 17 और एक तरफ से आपको दी हुई थी 27। दोनों को जोड़ के -1 किया, 44 में से 1 गया, कितना आया? 43। यही चीज यहाँ पर करी गई है। क्या? गुंजन दाहिने तरफ से 21 में है और रूबी गुंजन के बाएं ओर 10वें स्थान पर है, इसलिए रूबी दाहिने सिरे से 31वीं होगी। रूबी जो होगी दाहिने सिरे से 31वीं होगी, ये दिया गया है। ज्योति रूबी के और चौथे स्थान पर है, दाएं चौथे स्थान पर है, ये दिया गया था। इसलिए ज्योति दाहिने सिरे से 31 - 4 27वें नंबर पे होगी। बिल्कुल सही बात है, 31 - 4 27वें नंबर पे होगी। और ज्योति बाएं सिरे से 17वीं है। ज्योति बाएं सिरे से कितनी है? 17वीं है। तो ज्योति के बारे में आपको दोनों तरफ से पता चल गया, लेफ्ट से भी और राइट से भी। दोनों को जोड़ करके -1 कर दिया गया है, जैसा कि हमेशा किया गया है कि जब एक ही पर्सन के बारे में, जब एक ही व्यक्ति के बारे में दोनों एंड से आपको पता चल रहा हो, तो दोनों की पोजीशंस को ऐड करके और -1 किया जाता है। तो बस वही -1 करके हमने ज्योति की पोजीशन को निकाल लिया है। ठीक है, तो कुछ इस अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। ठीक है, बात क्लियर है एकदम? इसमें कोई भी डाउट हो तो बताएं। क्लियर है एकदम? चले आगे बढ़ सकते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, 6th क्वेश्चन। ठीक है, 6th क्वेश्चन को आइए पढ़ते हैं जरा कि क्या बोल रहा है। कि लड़कियों की एक पंक्ति में पुष्पा और निर्मला के बीच 21 लड़कियां हैं। पुष्पा और निर्मला के बीच 21 लड़कियां हैं। पुष्पा पंक्ति के बाएं छोर से 50वीं है, बोला गया है। यदि पुष्पा पंक्ति के दाएं छोर से निर्मला की तुलना में निकट है, तो निर्मला पंक्ति के बाएं छोर से कितनी दूर है, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, लड़कियों की एक पंक्ति में पुष्पा और निर्मला के बीच 21 लड़कियां हैं। पुष्पा पंक्ति के बाएं छोर से 50वीं है। यदि पुष्पा पंक्ति के दाएं छोर से निर्मला की तुलना में निकट है, तो निर्मला पंक्ति के बाएं छोर से कितनी दूर है। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए आपके पास 10 सेकंड है। करिए क्वेश्चन को एक बार। चलिए, बात आई समझ में? आइए बात करते हैं जरा इस क्वेश्चन पे। लड़कियों की एक पंक्ति में पुष्पा और निर्मला के बीच 21 लड़कियां हैं। ठीक है, तो पुष्पा और निर्मला के बीच में कितनी है? 21 लड़कियां हैं, 21। ठीक है, पुष्पा पंक्ति के बाएं छोर से 50वीं है। पुष्पा जो है बाएं छोर से कितनी है? 50वीं है, दिया हुआ है ऑलरेडी। यदि पुष्पा निर्मला की तुलना में पंक्ति के दाएं छोर के अधिक निकट है, पुष्पा जो है वो, यदि पुष्पा निर्मला की तुलना में पंक्ति के दाएं छोर से अधिक निकट है, मतलब पुष्पा जो है वो इस तरफ होनी चाहिए, राइट एंड के पास में होनी चाहिए। ठीक है, तो पुष्पा इधर हो गई, इसका मतलब 21 लोग इधर और ये n। तो निर्मला पंक्ति के बाएं छोर से कितनी दूर होगी, ये आपसे क्वेश्चन मार्क में यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, बड़ी ही सिंपल सी कहानी है कि 5.1.b का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, जानकारी के अनुसार व्यवस्था जो बन रही है कुछ ये बन रही है, निर्मला और 21 नंबर पे इधर कौन है? पुष्पा है। ठीक है, तो बाएं छोर से निर्मला की स्थिति जो बनेगी वो बनेगी 49 - 21। क्यों? क्योंकि 50वीं तो ये है, 50 में से 21 घटा दीजिए, या 49 इससे पहले 49 में से 21 घटा दीजिए, कितना आ जाता है? 28। तो इधर से ये कितने नंबर पे हो जाएगी? 28। 28 और 21, 49 ये हो गए, 49 का 50 नंबर पे तो ये बैठी हुई है। ठीक है, तो 28वें नंबर पे यही हमसे पूछा गया था कि स्पष्ट रूप से निर्मला जो है वो बाएं छोर से किस स्थिति पे होगी। स्पष्ट रूप से निर्मला जो है वो बाएं छोर से 28वें स्थान पर बैठेगी। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। ये 50वें नंबर पे है, तो 50 से पहले 49 लोग होंगे। 49 लोगों में से हम 21 लोगों को निकाल दिया, तो ये बचा 28, मतलब ये हो गई 28वें नंबर पे। आंसर अगर आप चेक करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि वो 28 है, बीच में 21 है, तो 28 एंड 21 टोटल हो जाता है 49, और 49 के अंदर एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। इस अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 7th क्वेश्चन। आइए जरा इस पर बात करते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में मनीष बाएं से 9वें स्थान पर है
और सुरेश दाएं से 9वें स्थान पर है। जब वह अपनी स्थिति बदलते हैं, ये एक्सचेंज वाला क्वेश्चन हो गया, तो सुरेश दाएं से 18वें स्थान पर आ जाता है या 18वें स्थान पर हो जाता है। तो मनीष का बाएं से नया स्थान क्या होगा? मनीष का बाएं से नया स्थान क्या होना चाहिए, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। क्वेश्चन को एनालाइज करिए, समझिए पहले, और उसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। जी। ठीक है, बोला गया था, आइए क्वेश्चन पर बात करते हैं कि लड़कों की एक पंक्ति में, भाई 5.1.2 का यूज करते हुए क्वेश्चन को किया जाएगा। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाया जाएगा। लड़कों की एक पंक्ति में मनीष बाएं से 9वें स्थान पर है। मनीष बाएं से 9वें स्थान पर है, ये रहा। और सुरेश दाएं से 9वें स्थान पर है, और सुरेश जो है वो दाएं से 9वें स्थान पर है। जब वे अपनी स्थिति आपस में बदल लेते हैं, मतलब सुरेश आ गया यहाँ पर, मनीष आ गया यहाँ पर, ठीक है, तो सुरेश दाएं से 18वें स्थान पर हो जाता है। सुरेश जो है वो दाएं से 18वें नंबर पे हो जाता है। तो मनीष की नई स्थिति बाएं से क्या होगी? मनीष की ये वाली स्थिति बाएं छोर से क्या होगी, ये सवाल पूछना चाह रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लोग टोटल लोग निकाल लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने होंगे। तो बड़ा ही सिंपल है, ये 18 है, ये 9 है। मैंने पहले भी इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताई है। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हमको इसमें नाम पर जाना ही नहीं है। आप सिंपल सिर्फ एक देखिए, ये नाम चाहे तो आप अपनी सहूलियत के लिए काट भी सकते हैं, इन नामों का हमें कोई यूज नहीं है। आप सिर्फ ये देखिए, ये वाला जो प्लेस है ये इधर से कितना है 18, और यही वाला प्लेस इधर से कितना है 9th है। 18 एंड 9 कितना होता है? 18 और 9 27। 27 में से एक गया, कितना हुआ? 26। मतलब टोटल कैंडिडेट्स कितने बैठने वाले हैं? 26 बैठने वाले हैं। अब ये वाली पोजीशन आपको लेफ्ट हैंड से चाहिए थी। टोटल हैं आपके पास कितने? 26। आपको चाहिए क्या? राइट से पोजीशन चाहिए ये वाली, सॉरी लेफ्ट से पोजीशन चाहिए ये वाली। कैसे निकालेंगे? 26 में से माइनस कर दीजिए 9, क्योंकि ये इधर से राइट से कितनी है? 9th पोजीशन है, और उसके बाद प्लस 1 कर देंगे। करिए इसको। 26 में से 9 घटा करके 1 जोड़ दीजिए, 26 में से सीधे 8 घटा दीजिए, कितना होता है? 18 होता है। यही सेम चीज यहां पर करी गई है। नई और प्रारंभिक स्थिति के बीच व्यक्तियों की संख्या b माइनस बी, मतलब 18 में से 9 गया, कितना बचा? 9। ठीक, तो मनीष के बाएं छोर से स्थिति, मनीष की प्रारंभिक स्थिति प्लस 9, मतलब 9 और 9 कितना होता है? 18 होता है। ठीक, तो 18th प्लेस पर ये निकल के आएगा। 18th जो है वो इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ये था टोटल, ये था राइट से पोजीशन, और प्लस 1 तो हम लोग करते ही हैं। ठीक है, तो इसीलिए +1 करके ये आंसर निकल के आ गया है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपके सामने, 8वां क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन बोल रहा था कि 40 बच्चों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 13वें स्थान पर है और क्यू दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। यदि आर से क्यू बाएं की ओर चौथे स्थान पर है तो ए और आर के बीच कितने बच्चे हैं, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है एकदम? आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले एक काम करते हैं, आपको 10 सेकंड देते हैं, क्वेश्चन को एनालाइज करिए एक बार, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। देखिए, 40 बच्चों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 13वें नंबर पर है। देखिए, ए बाएं छोर से 13वें नंबर पर है और क्यू दाएं छोर से 9वें नंबर पर है। क्यू दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। यदि आर क्यू के बाएं से चौथे स्थान पर है, आर जो है वो क्यू के बाएं चौथे स्थान पर है, तो ए और आर के बीच कितने बच्चे हैं? ए और आर के बीच कितने बच्चे हैं? साफ डायग्राम से आपको पता चल रहा है। ठीक है, जब ये है 9, तो 9 और 4 कितना हो गया? ये हो जाता है 13, है ना? अब 13 ये है, 13 ये है, और टोटल लोग कितने थे आपको पता है? 40 लोग आपके रूम में बैठे हुए थे।
13 13 26, 40 में से 26 जाता है, कितना बचता है? 14। 14 इसके लिए सही जवाब है। आइए बात करते हैं 5.1.2 का यूज करते हुए, ये हमने शॉर्ट ट्रिक से कर लिया क्वेश्चन को, अब इसका बेसिक समझ लेते हैं। चूंकि Q दाएं छोर से 9वें स्थान पर है, तो R Q के बाएं चौथे स्थान पर है, तो R दाएं छोर से 13वें स्थान पर हो जाएगा। यही बात मैंने यहां पर लिखी है। अब A और R के बीच के व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कुल में से जो टोटल दिया है उसमें से माइनस करेंगे A के बाएं से स्थिति और R की दाएं से स्थिति। R की दाएं से कितनी है? 13 और A की बाएं से कितनी है? 13। 13 13 कितना होता है? 26। तो 40 में से 26 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 14 निकल के आ जाएगा। तो 14th जो है वो इसके लिए सही जवाब होगा। इन दोनों के बीच में टोटल 14 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, इस अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है इसके अंदर 10th क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन पर बात करते हैं, देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को क्या होना चाहिए। इसमें 5 लड़कों में वसंत मनोहर से लंबा है, लेकिन राजू जितना लंबा नहीं है। जयंत दत्ता से लंबा है, लेकिन मनोहर से छोटा है। समूह में सबसे लंबा कौन है? ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, 10 सेकंड है आपके पास क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए। एनालाइज करिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। जी, ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बोला गया था 5 लड़कों में वसंत मनोहर से लंबा है। वसंत जो है वो मनोहर से लंबा है, लेकिन राजू जितना लंबा नहीं है। लेकिन राजू जितना लंबा नहीं है, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। जयंत दत्ता से लंबा है, लेकिन मनोहर से छोटा है। जयंत जो है वो दत्ता से तो क्या है? बड़ा है, लेकिन मनोहर से छोटा है। ये बन गया आपका सेकंड स्टेटमेंट। जयंत दत्ता से लंबा है, लेकिन मनोहर से छोटा है। तो समूह में सबसे लंबा कौन है? तो देखिए, समीकरण पहला और समीकरण दूसरा, इन दोनों को जब मैं कंबाइंड करता हूं तो ये निकल के आता है कि राजू इसमें सबसे बड़ा है, फिर है वसंत, फिर है मनोहर। ये मनोहर तक मनोहर ही यहां पर दिया है, तो मनोहर के बाद कौन है? जयंत, और जयंत के बाद कौन है? दत्ता। अब इसको अगर मैं लंबवत तरीके से सॉल्व कर रहा हूं तो देख लीजिए एक बार क्या होना चाहिए। वसंत मनोहर से लंबा है, वसंत जो है मनोहर से लंबा है, लेकिन राजू जितना लंबा नहीं है, तो राजू से ये क्या हो गया? छोटा हो गया। जयंत दत्ता से लंबा है, जयंत जो है वो दत्ता से लंबा है, लेकिन मनोहर से छोटा है। लेकिन मनोहर से क्या है? छोटा है। तो यहां पर ये सीक्वेंस बनके तैयार होता है, राजू, बसंत, मनोहर, जयंत और दत्ता। ठीक है, तो इसलिए समूह में सबसे लंबा जो है वो कौन है? राजू है। ठीक है, तो राजू इसके लिए हो जाता है सही जवाब, परफेक्ट आंसर, राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? चलिए आइए इसकी समरी पर हम लोग बात कर लेते हैं कि समरी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। आज हम लोगों ने इसमें कौन से वाले क्वेश्चन करे हैं? हमने इसमें कंपैरिजन बेस्ड वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा करे हैं, पंक्ति पर आधारित क्वेश्चन करे हैं, एक्सचेंज वाले क्वेश्चन करे हैं, जो पोजीशन इंटरचेंज वाले क्वेश्चन होते हैं, जगह परस्पर अपनी आपस में बदल लेते हैं, उन सवालों को हमने किया है। इसके बाद कार्य प्रणाली के आधार पर, रैंकिंग के आधार पर जो क्वेश्चन दिए हुए थे उन सवालों को हमने सॉल्व किया है इसके अंदर। ठीक है, ये सारी चीजों को हम लोग इसके अंदर सॉल्व आज हम लोगों ने किया है। इस पर आप लोग क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, मुलाकात करते हैं आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।